हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों का संडे बड़ा अच्छा जा रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 बेस्ट एमसीक्यूज प्रीवियस वीक के, जो हमने 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में करंट अफेयर्स पढ़े हैं। उनसे रिलेटेड हम 30 बेस्ट एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, हमारे पहले एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है ये। ब्राका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। तो मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये किसी देश का, तो बताइए किसका था। सिंपल ऑप्शन है बिल्कुल। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप सीधा बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी, यूएई में ब्राका न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू किया गया है। यूएई के अबू धाबी रीजन में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है। तो आपने याद रखना है ये कहाँ है, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट इज इन यूएई। अगला क्वेश्चन अरब रीजन से है, फिर से उसी के बारे में अभी कई क्वेश्चन आएंगे। यमन शेयर्स बाउंड्री विद। तो मैंने आपको पढ़ाया था इन सभी कंट्रीज के बारे में जो अरब कंट्रीज है। तो बताइए यमन किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, सऊदी अरेबिया, ओमान या फिर दोनों या कोई भी नहीं। तो अगर आपने मैप अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि यमन शेयर्स बाउंड्री विद बोथ ऑफ देम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा इसका। सऊदी अरेबिया से भी बाउंड्री शेयर करता है और ओमान से भी बाउंड्री शेयर करता है यमन। अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले ये पढ़ना है आपको, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट यहाँ पर अबाउट कुवैत, कुवैत के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करनी है। सबसे पहले तो कैपिटल इज कुवैत सिटी, क्या है सही है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। और दूसरा ऑप्शन है शेयर्स बॉर्डर विद इराक, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। सबसे पहले तो पहला देखते हैं। पहला बिल्कुल सही है, कुवैत की कैपिटल का नाम कुवैत सिटी है। और दूसरा क्या है सही है, इराक के साथ शेयर करता है, इराक के साथ बिल्कुल शेयर करता है। सऊदी अरेबिया के साथ, इसके साथ भी बिल्कुल शेयर करता है। बट जो ईरान है, ईरान के साथ कुवैत बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये याद रखना है आपने। ईरान के साथ कुवैत बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो दूसरी स्टेटमेंट हो गई गलत। हमसे पूछा है करेक्ट, तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से रिलेटेड पूछा गया। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आपसे। पहली स्टेटमेंट है बॉर्डर्स विद यमन एंड सऊदी अरेबिया, क्या इन दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है यूएई। दूसरी है मेड अप ऑफ 6 फेडरेशन, मैंने आपको बताया था यहाँ पर अलग अलग कबीले थे, वो एक साथ मिलकर उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया है। मतलब अलग अलग एमिरेट्स थे, वो एक साथ मिले हैं तब बना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो कितने थे आपको बताना है। और थर्ड स्टेटमेंट है दुबई इज कैपिटल ऑफ यूएई। तो अब बताइए करेक्ट कौन सा आंसर होगा इसमें से। डिस्कस करते हैं शुरू से। बॉर्डर विद यमन एंड सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के साथ तो बॉर्डर बिल्कुल शेयर करता है, बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ। और दूसरी कंट्री क्या यमन थी, नहीं दूसरी कंट्री यमन नहीं थी, दूसरी थी ओमान। दूसरी कंट्री कौन सी थी, ओमान थी, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरी क्या है, यूएई इज मेड अप ऑफ 6 फेडरेशन, तो क्या 6 थी, 1971 में 6 थी, बट 72 में क्या होगी, एक और ऐड होगी, तो टोटल कितनी थी, 7 थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। यूएई 7 फेडरेशन से मिलकर बना है। थर्ड स्टेटमेंट इज दुबई इज कैपिटल ऑफ यूएई, मैंने बताया था आपको दुबई नहीं है इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। सबसे पहले तो बिटवीन टू कंट्रीज इंडिया एंड इजराइल, क्या है ऑपरेशन इन दो कंट्रीज के बीच में है।
दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन टू मेक फास्ट टेस्टिंग किट विच विल गिव रिजल्ट इन 30 to 50 सेकेंड। क्या ये टेस्टिंग किट बना रहे हैं इतनी फास्ट कि जो 30 से 50 सेकंड में रिजल्ट आपको दे दे। और थर्ड है कि इंडिया से डीआरडीओ पार्ट ले रहा है इसमें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताइए, चेक कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। तो दूसरी भी बिल्कुल करेक्ट है, फास्ट टेस्टिंग किट बना रहे हैं जिससे कि रिजल्ट हमें 30 से 50 सेकंड के बीच में मिल जाए। और तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया से डीआरडीओ पार्ट ले रहा है इनके साथ। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि टेस्टिंग किट से रिलेटेड है तो शायद आईसीएमआर हो, बट आईसीएमआर नहीं है, डीआरडीओ ही पार्ट ले रहा है इसमें। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आंसर क्या होगा? तो आप में से कई सी टिक कर रहे होंगे, बट फिर से ऊपर जाइए और यहाँ देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले यही लाइन पढ़नी है, जल्दी में नीचे नहीं आ जाना सीधा ऑप्शंस के बाद। सबसे पहले ये पढ़ना है कि आपको करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पूछा है इनकरेक्ट, तो आंसर क्या होगा? ये तीनों करेक्ट हो, आंसर होगा डी, नन ऑफ दी अबव। अब पढ़ते हैं नाविक के बारे में। नाविक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज द रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो क्या है इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हम नाविक कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और दूसरा है लॉन्च्ड एंड ऑपरेटेड बाय इसरो, इसरो ने लॉन्च किया है इसे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। अब उसके आगे क्या है, स्टेटमेंट और है, IRNSS कवर्स इंडिया एंड नियर बाय रीजन्स एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर। तो ये इंडिया को तो कवर कर रहा है, बट जो उसके साथ वाला रीजन है 1500 किलोमीटर तक का, क्या है उसे भी कवर करेगा? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये इसे भी कवर करेगा। पूछा क्या है ऊपर देख लीजिए, करेक्ट पूछा है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 and 2। याद रखना है नाविक के बारे में आपने ये लाइन। अगला क्वेश्चन डैश है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है। डैश कंबाइंस स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, अ स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज टू इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्टॉक एंड स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन केप्ट इन मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो मैंने आपको बताया था एक सिस्टम के बारे में, इन चारों में से एक है जो वैक्सीन से रिलेटेड है, वैक्सीन की रियल टाइम जानकारी देता है, उसके स्टॉक के बारे में, उसके टेम्परेचर के बारे में। तो कौन सा था इसमें से हो? तो इसमें से था बी ऑप्शन इज करेक्ट। ई विन नाम था उसका, फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये फुल फॉर्म है इसकी, ई विन शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना है। ई विन किससे रिलेटेड है? रियल टाइम मॉनिटरिंग से रिलेटेड है ऑफ वैक्सीन स्टॉक एंड टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट कहां पर लोकेटेड है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप क्लियरली इसका आंसर आसानी से दे दोगे। नॉर्थ ईस्ट में है, ये तो ऑप्शन से क्लियर हो रहा है, बट कौन सी स्टेट में है नॉर्थ ईस्ट की? तो ये है मिजोरम में। याद रखना है कहां पर है, मिजोरम में है थेंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है अबाउट काला पानी एंड लिपू लेक। दे आर डिस्प्यूटेड रीजन्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो क्या ये दोनों डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और नेपाल के बीच में? काफी समय से तो न्यूज चल रही है इसके बारे में, तो आप लोगों को पता होगा आई थिंक। बिल्कुल ये डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया और नेपाल के बीच में। दूसरी स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी, दूसरी क्या है, दे आर लोकेटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल करेक्ट है यहां तक स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट का अगला पार्ट भी देखिए, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में है? तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत होगी। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इज इन उत्तराखंड। तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। तो याद रखना, काला पानी और लिपू लेक के बीच में पिथौरागढ़ में है ये दोनों। अगला क्वेश्चन नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल शेयर्स बॉर्डर विद, सिक्किम के साथ क्या शेयर करता है बॉर्डर नेपाल? बिल्कुल शेयर करता है सिक्किम के साथ
नेपाल का ईस्टर्न पार्ट सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके नीचे वेस्ट बंगाल है। क्या वेस्ट बंगाल से शेयर करता है? बिल्कुल शेयर करता है वेस्ट बंगाल से भी। उत्तराखंड के बारे में तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, काला पानी उलीपू लेक है वहां पर, तो उत्तराखंड से भी शेयर करता है। उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है बॉर्डर, और बिहार से भी शेयर करता है। बिहार से तो आपको पता होगा कई सारी नदियां आती हैं नेपाल से बहकर, जो कि बिहार में बाढ़ लाती है, याद रखना है आपने। आखिर में बचता है असम। क्या असम से शेयर करता है नेपाल बॉर्डर? तो ये गलत है, असम से शेयर नहीं करता नेपाल अपना बॉर्डर। असम से कौन शेयर करता है? असम से करता है भूटान, शेयर करता है बॉर्डर। तो ऑप्शंस कौन से होंगे? कौन सा गलत है? 6 गलत है। 6 ढूंढिए, एलिमिनेट करिए ऑप्शंस को। यहाँ 6 है, गलत हो गया। ये 6 है, गलत हो गया। यहाँ 6 है, ये भी गलत हो गया। बचा सिर्फ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे है FATF के बारे में। पढ़ाया था आपको FATF के बारे में। क्या होता है FATF? FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये है इसकी फुल फॉर्म, पढ़ाया है मैंने आपको। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप वीडियो जरूर देखिए चैनल पर जाके। तो FATF क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा है हमारे से। इट इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। तो क्या होगा? क्या है दोनों चीजों से रिलेट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से? बिल्कुल रिलेट करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट ये याद रखना है आपको कि जब FATF सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से डील करती थी, बट धीरे धीरे इवॉल्व हुई, अब ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग से भी डील करती है। दूसरी स्टेटमेंट है द FATF करंटली कंप्राइजेस ऑफ 70 मेंबर्स एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बताया था आपको इसकी मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 37 मेंबर कंट्रीज है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें से कौन सी है 2 रीजनल? एक तो है यूरोपियन यूनियन और एक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो गल्फ कंट्री से रिलेटेड है, और यूरोपियन कमीशन है एक, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो याद रखना है आपको। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, पहली भी करेक्ट है। तीसरी, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर मेंबर नेशन ऑफ FATF। तो इंडिया तो बिल्कुल है, चाइना भी बिल्कुल है, बट पाकिस्तान इज नॉट मेंबर नेशन। मतलब ये 37 मेंबर्स में पाकिस्तान का नाम इंक्लूड नहीं है, तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत होगी। बट पाकिस्तान किसका मेंबर है ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान मेंबर है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि FATF का मेंबर है। तो पाकिस्तान डायरेक्टली इसका मेंबर नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे में हम देखें तो वो इसका मेंबर है। तो ये स्टेटमेंट बट सीधा पूछा कि मेंबर नेशंस है, 37 मेंबर नेशंस है, तो पाकिस्तान यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, याद रखना है आपको। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत हुई? तीसरी। फिर से लगेगी एलिमिनेशन टेक्निक। तीसरा गलत, मतलब C गया, B गया और ऑल ऑफ दी अबव गया। बच्चा कौन सा? ए ऑप्शन। आंसर होगा ए ऑप्शन। फिर से FATF के बारे में क्वेश्चन है, रीड स्टेटमेंट केयरफुली। इंडोनेशिया इज इन FATF ऑब्जर्वर लिस्ट। तो क्या इंडोनेशिया इसकी ऑब्जर्वर लिस्ट में है? बताया था मैंने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया इज इन ऑब्जर्वर लिस्ट। अ कंट्री इज पुट ऑन ग्रे लिस्ट। एक कंट्री को ग्रे लिस्ट में कब डालते हैं? जब इट फेल्स टू कर्ब टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो याद है आपको, पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इज फेल्ड टू कर्ब टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है, putting a country on blacklist means shutting all doors to international finance for the countries। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंसेस कंट्री को मिल रहे थे, जैसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से, उनको बंद कर दिया जाता है अगर एक कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाए। अभी तक सिर्फ 2 कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में है, और वो है, मैंने आपको बताया है, पहले भी बता चुका हूं, वो 2 कंट्रीज है ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आंसर बताइए क्या होगा इसका?
तो देखिए ऑप्शन, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। आंसर होगा इसका नन ऑफ दी अबव। क्यों होगा नन ऑफ दी अबव? बिकॉज हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, वहां पर क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है, ये आपको अच्छे से देखना है। तो इनकरेक्ट पूछा है इसलिए ये सारी करेक्ट है, तो इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। अब देखते हैं सर क्रीक, पढ़ा है इसके बारे में। सर क्रीक एरिया इज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना या इंडिया बांग्लादेश के बीच में। तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है एक, वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो याद रखिएगा सर क्रीक है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिर से सर क्रीक से रिलेटेड क्वेश्चन है, लोकेटेड नियर विच इंडियन स्टेट? तो किस स्टेट के नजदीक है? अब मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो महाराष्ट्र के साथ तो पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर नहीं होता, ना ही केरला के साथ होता है। बची ये दो स्टेट्स, कौन सी बची, बी और सी। अब इनमें से आपको पता होना चाहिए, पता है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं, ये है गुजरात है इसका आंसर, सी आंसर होगा, गुजरात में है सर क्रीक। अब बात कर लेते हैं नई अपॉइंटमेंट के बारे में। एक सीईओ एचडीएफसी बैंक के नए कौन बनाए गए हैं? इन चारों में से कौन है? तो इन चारों में से वो है शशिधर जगदीशन, ये बने हैं एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ। और एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं आपको बताऊं, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी। तो इसके नए सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आदित्य पुरी, याद रखना है आपने, आदित्य पुरी इससे पहले थे। और ये 1996 से इनके सीईओ थे आदित्य पुरी। अब जाकर 2020 में चेंज हुए, वो बने शशिधर जगदीशन। फिर से अपॉइंटमेंट के बारे में एक क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एलजी ऑफ J&K? एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं एलजी जम्मू एंड कश्मीर के, कौन बने हैं नए? तो आंसर है यहाँ पर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा बने हैं नए एलजी J&K के। जीसी मुर्मू इससे पहले थे। मनोज सिन्हा से पहले कौन थे? जीसी मुर्मू थे। अब बने हैं मनोज सिन्हा J&K के एलजी। क्वेश्चन है रिलेटेड टू एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमारे से। तो सबसे पहले एज पर आर्टिकल 239 एवरी यूटी इन इंडिया शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो यहां तक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने आपको पढ़ाया है। थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम। तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा यूटी को थ्रू अपॉइंटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर बाय हिम। तो याद रखना है आपको, आर्टिकल 239 में ये लिखा हुआ है। अब द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड इज कॉल्ड एलजी इन एवरी यूटी। तो ये देखिए एवरी यूटी लिखा है, यहां से स्टेटमेंट गलत होगी। एवरी यूटी में हम इसे एलजी नहीं कहते। कहां का एलजी कहते हैं हम इसे? एक तो दिल्ली में, दूसरा पौंडुचेरी में, तीसरा लद्दाख में, चौथा J&K में, और एक और है, बताइए कौन सी है? एक और कौन सी एक और यूटी है जिसमें हम एलजी कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इन 5 यूटीज में हम एलजी बुलाते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। याद रखना है, एवरी यूटी में नहीं कहते हम, सबकी सब केंद्र शासित प्रदेशों में हम इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कहते, उपराज्यपाल नहीं कहते हम इसे। तो ये याद रखना है आपने, एवरी यूटी नहीं है। और दूसरी स्टेटमेंट हो गई गलत, बची तीसरी, पहली सही है। तीसरी क्या है? एलजी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। याद रखना, जो गवर्नर होता है वो हमारा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, बट जो एलजी होता है वो स्टेट का वो यूटी का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होता। तो तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी गलत है। एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, दूसरा गया, ये भी गया, ऑल ऑफ द अबव भी गया, बच गया सिर्फ सी।
तो इसका आंसर होगा सी। अब बेरूट कहां पर है? अभी धमाका हुआ था एक कुछ दिनों पहले, बहुत ही भयानक धमाका था वो, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस थी उसकी, वो बेरूट में हुआ था, बेरूट में हुआ था। तो बेरूट कहाँ की कैपिटल है? इजराइल की, जॉर्डन की, लेबनान की या सीरिया की? तो वो कैपिटल है लेबनान की, याद रखना है, बेरूट इज कैपिटल ऑफ लेबनान। और लेबनान के वेस्ट में कौन सा सी है? वहां पर है मेडिटेरेनियन सी। फिर से एक अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू कैग ऑफ इंडिया? कैग क्या होता है? कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन बनाया है बताइए? तो आंसर होगा बी, जीसी मुर्मू। ये क्या थे पहले? ये थे एलजी थे, कहां के? जे&के। वहां से इन्होंने रिजाइन दिया और उसके बाद इन्हें क्या बना दिया गया है? कैग बना दिया गया है इंडिया का। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे राजीव महर्षि, ये भी याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक बॉम्ब जो जापान पर गिराए गए थे उनके बारे में क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही आई थिंक पढ़ा है इसके बारे में। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ऑन 6 अगस्त 1945 at 8:15 the first bomb was dropped on हिरोशिमा। और नाम क्या था उसका? लिटिल बॉय। और यूरेनियम था उसके अंदर, यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब था वो। तो क्या पहली स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। जो पहला बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था और वो यूरेनियम बेस्ड था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में। और डेट क्या थी? 6 अगस्त 1945। ये डेट थी पहली, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, 3 डेज लेटर, 3 दिनों के बाद फिर सुबह 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया दूसरा बम। उसका नाम था फैट मैन और प्लूटोनियम बेस्ड वो बम था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। फैट मैन ही नाम था दूसरे बम का, याद रखना नाम, फैट मैन दूसरे बम का नाम था और प्लूटोनियम बेस्ड वो बम था। तो आंसर क्या हो गया? करेक्ट पूछा है हमसे, आंसर हो गया बोथ 1 और 2। जापान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये मेन आइलैंड्स है जापान के। पूछा गया हमारे से, अरेंज फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे जैसे इनकी लोकेशन है हमें अरेंज करके बताना है इनको कैसे होंगे। तो पहले नाम पढ़ लेते हैं इनके, होकाइडू, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। तो सबसे ऊपर ऊपर कौन सा था? मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर था होकाइडू। और सबसे नीचे कौन सा था? सबसे नीचे था ओकिनावा, बट यहाँ पर ओकिनावा का ऑप्शन नहीं है। तो उससे ऊपर क्या था ओकिनावा से? उससे ऊपर था क्यूशु। सबसे ऊपर सबसे नीचे आ गया है। क्यूशु के ऊपर था एक छोटा सा आइलैंड था, वो था शिकोकू। और उससे ऊपर था होंशु। होंशु जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो टोक्यो भी इसी आइलैंड के अंदर है और हिरोशिमा भी इसी आइलैंड पर मौजूद है। और जो नागासाकी है वो क्यूशु आइलैंड पर है। तो अब नॉर्थ से साउथ कैसे होगा? सबसे पहले आएगा होकाइडू, सबसे ऊपर होकाइडू है, उससे नीचे होंशु, उससे नीचे शिकोकू और उससे नीचे क्यूशु। उससे भी नीचे एक और आइलैंड है, 5 महीना आइलैंड है, वो है ओकिनावा, उसका नाम है ओकिनावा उसका नाम है। अगर वो भी कहीं ऑप्शन में हो तो याद रखना है वो सबसे नीचे है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 सबसे पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये होगा इसका ए हो जाएगा आंसर। तो याद रखना आपने नॉर्थ से साउथ इसकी लोकेशन। उसके बाद है पोकाली राइस के बारे में। राइस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बासमती राइस के बारे में भी पढ़ाया था और उसके बाद पढ़ाया था पोकाली राइस के बारे में। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है, इट इज सोल्ट वाटर रेजिस्टेंस। क्या है? साल्ट वाटर में भी पैदा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको बताया था। यही राइस की खासियत है कि ये साल्ट वाटर में भी उग जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज ग्रोन इन कोस्टल एरियाज ऑफ केरला। केरला में उगाया जाता है। क्या? कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है, यानी कि साल्ट होगा वहां पर। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट भी, केरला में ही उगाया जाता है पोकाली राइस। अब याद रखना है आपको पोकाली राइस। इट है जीआई टैग। क्या जीआई टैग है पोकाली राइस के पास? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या आंसर होगा? सी। अच्छे से बढ़िए, सी आंसर होगा क्या? कई लोगों ने सी चूज किया होगा, बट क्वेश्चन बढ़िए ऊपर क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले यही पढ़ना है आपको, इनकरेक्ट लिखा है, बट ये तीनों क्या है? करेक्ट है। तो आंसर होगा डी, नन ऑफ दी। अब आप ध्यान रखना इनकरेक्ट और करेक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है,
फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इंडिया में कहाँ बन रहा है? हिमाचल में, उत्तराखंड, जे-एंड-के या सिक्किम में? तो ये बन रहा है हमारा उत्तराखंड में, याद रखना है उत्तराखंड में बन रहा है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रहा है इसके मिलके, किसके साथ मिलके? यूएनडीपी के साथ मिलकर। अब फिर से कैग के बारे में क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल है जो कैग से रिलेटेड है? कल ही कैग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, तो बताइए कौन से होंगे? पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा? तो मैं ही बता देता हूं आंसर। आंसर होगा सी, 148 टू 151 जो आर्टिकल है वो डील करते हैं हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। तो आंसर है इसका सी। अब बारी करते हैं, अगालगा आइलैंड इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? अगालगा आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है? इंडिया का, मॉरिशस, मालदीव या श्रीलंका? तो सबसे पहले तो ये इंडियन ओशन में है, ये जानते हैं इसके बारे में, ये है इंडियन ओशन। और किसका पार्ट है? पार्ट है मॉरिशस का, कल ही पढ़ाया आप, मॉरिशस का पार्ट है अगालगा आइलैंड। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडियन मिलिट्री को लीज पर दे रखा है मॉरिशस ने, याद रखिएगा, ये आइलैंड इंडियन मिलिट्री को लीज पर दे रखा है मॉरिशस ने। तो आइलैंड किसका है? मॉरिशस का है। और मॉरिशस में कहां पर है? नॉर्थ में है मॉरिशस आइलैंड्स के या साउथ में? तो ये है नॉर्थ में है मॉरिशस आइलैंड के। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन, फेम इंडिया फेज 2 किससे रिलेटेड है? फेम इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है या फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है? न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड है या इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड है? तो अगर आपने कल का वीडियो देखी अच्छे से तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। सेंटर की स्कीम है ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है। इसमें आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हैंडलूम डे कल ही पढ़ाया है आपको, इस कल की वीडियो में पढ़ाया था नेशनल हैंडलूम डे। तो बताइए क्या होगा आंसर? कल की वीडियो में पढ़ाया है इसको। आप में से कई ने आई होप डी चूज किया होगा क्योंकि कल डेट 8 थी, बट इसका आंसर 8 नहीं है, इसका आंसर है 7 अगस्त। इसका आंसर है 7 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1905 में 7 अगस्त के दिन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। 1905 में क्या किया था? 7 अगस्त के दिन ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ये याद रखना। इसलिए हम नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से रिलेटेड पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सबसे पहला तो इंडिया का रैंक 102 है क्या? 117 कंट्रीज में से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 102 रैंक है इंडिया का। 117 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक स्लिप हो गया, तो थोड़ी चिंता की बात है। प्रिपेयर्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड द वर्ल्ड हंगर हिल, क्या इन दो संस्थानों के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही इसे प्रिपेयर किया गया है। और तीसरी है, द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स नेमली अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। मैंने आपको कल इन चारों टर्म्स के बारे में पढ़ाया था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में ये चारों इंडिकेटर्स थी। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? जब आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, आप खाना तो खा रहे हो बट न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी कम है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या हुआ कि 5 साल के नीचे बच्चों की एज तो बढ़ रही है उनकी, बट उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। और चाइल्ड वेस्टिंग क्या हुआ कि 5 साल के कम बच्चों की उनकी हाइट तो बढ़ रही है बट हाइट के साथ उनका वेट नहीं बढ़ रहा। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब बच्चों की डेथ हो जाना 5 साल के नीचे बच्चों की। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसके आगे। अशोक डलवाई कमेटी इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट पोल्यूशन, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किससे रिलेटेड है? तो मैंने कल आपको किसान रेल के बारे में पढ़ाया था, उसमें इसका मेंशन था। अब किसान से रिलेटेड है तो क्या आंसर होगा इसका? डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। तो
हम चाह रहे हैं कि 2022 तक हम फार्मर की इनकम डबल करें। उस पर जो कमेटी बनी थी वो कमेटी थी अशोक डलवाई कमेटी। याद रखना आपने, बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जोनागढ़ के बारे में है। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान ने एक नया मैप लॉन्च किया है अपना, और उसने जोनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है उसमें। तो जोनागढ़ कहां पर है? जोनागढ़ इज इन गुजरात। तो जोनागढ़ पहले एक प्रिंसली स्टेट था, जो कि आजादी के बाद प्रिंसली स्टेट्स को मौका दिया गया था कि या तो वो इंडिया ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। तो जोनागढ़ एक ऐसी स्टेट थी जिसने इंडिपेंडेंट रहना चाहा था, बट उसका जो राजा थे वहां के वो मुस्लिम थे, बट उनकी पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज हिंदू। तो राजा तो चाहते थे बाद में कि वो पाकिस्तान की तरफ चले जाए, बट जो वहां की प्रजा थी वो चाहती थी कि हम हिंदुस्तान की तरफ जाए। तो प्रजा प्लेबिसाइड करवाया गया, वहां पर वोटिंग करवाई गई जनता से, उन्होंने इंडिया चूज किया। तो इसलिए राजा को भागना पड़ा था जूनागढ़ से, और ऐसे हमने जूनागढ़ को इंडिया में इंक्लूड किया था। याद रखना है जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में जूनागढ़ है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो जरूर देख लें, अगर कोई भी आपको डाउट हो इससे रिलेटेड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।